स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और हम समाजशास्त्र की कुछ मौलिक अवधारणाएं बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और हम समाज और समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं। समाज का अध्ययन हम कर चुके हैं और समुदाय का अध्ययन हम कर रहे हैं। और इससे पहले की वीडियो में हम समुदाय के मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं और इसके महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व भी पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समुदाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने समुदाय के कुछ अलग अलग प्रकारों के बारे में बताया है, जैसे कि प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने बताया है कि समुदायों का वर्गीकरण करने के लिए 4 अंतर संबंधित तत्वों या फिर कसौटियों को काम में लिया जा सकता है, जिसमें पहला तत्व माना है उन्होंने जनसंख्या का आकार, दूसरा है समुदाय के चारों ओर के प्रदेश का विस्तार, संपत्ति और आबादी, तीसरा है संपूर्ण समाज में समुदाय के विशेषीकृत कार्य, चौथा है समुदाय के संगठन का प्रकार। इन तत्वों के आधार पर आदिम समुदायों के विभिन्न प्रकार के बीच, आदिम और सभ्य समुदायों के बीच और ग्रामीण और नगरीय समुदायों के बीच अंतर को स्पष्ट करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने आदिम जातियों और गांवों में अंतर स्पष्ट किया। इसके अलावा इन्होंने ग्रामीण और नगरीय समुदायों पर बहुत ही विस्तार से प्रकाश भी डाला। अधिकांश मानव इन 2 प्रकार के समुदायों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैकाइवर और पेज ने ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय समुदायों का उल्लेख किया है। बोगार्ट्स ने 4 प्रकार के समुदाय बताए हैं: ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय जिसे प्रांत, प्रदेश आदि, और राष्ट्रीय समुदाय। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय का उल्लेख किया है, जिसे कुछ लोगों ने लघु कृषक समुदाय के नाम से भी पुकारा है। समुदाय के महत्वपूर्ण प्रकारों में सबसे पहला प्रकार आता है ग्रामीण समुदाय, रूरल कम्युनिटी। ग्रामीण समुदाय मानव आवास का एक रूप है जिसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे लघु आकार होना, कम जनसंख्या होना और जीवन यापन के लिए लोगों की प्रकृति पर निर्भरता। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, संबंधों में घनिष्ठता और आत्मीयता पाई जाती है और प्रकृति से घनिष्ठ रूप से ये संबंधित होते हैं। निवासियों में सामाजिक सांस्कृतिक समरूपता होती है, सरल और सादा जीवन व्यतीत करते हैं, सामाजिक गतिशीलता का इसमें अभाव पाया जाता है, धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का अधिक प्रभाव होता है और परिवार का जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। साथ ही संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन होना और सामुदायिक भावना की इसमें प्रगाढ़ता होती है। भारत के सभी गांव ग्रामीण समुदाय के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। दूसरा है नगरीय समुदाय, अर्बन कम्युनिटी। नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय के विपरीत विशेषताओं वाले क्षेत्र होते हैं। नगरीय समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषता है नगरीय समुदाय का बड़ा आकार होता है, जनसंख्या अधिक होती है, जनसंख्या की भिन्नता होती है, व्यवसायों की बहुलता होती है और भिन्नता भी होती है, मतलब अलग अलग व्यवसाय हमें नगरों में देखने को मिलते हैं और कृषि के स्थान पर व्यवसायों के द्वारा ही लोगों द्वारा जीवन यापन किया जाता है। घर और परिवार का महत्व ग्रामीण समुदायों की अपेक्षा कम होता है, छोटे परिवारों की बहुलता होती है, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है, कृत्रिमता अर्थात बनावटीपन अधिक पाया जाता है नगरों में और व्यक्तिवाद को अधिक महत्व दिया जाता है। गतिशीलता और विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याओं की प्रचुरता इसमें पाई जाती है और भारत के जितने भी बड़े बड़े नगर हैं वे सभी नगरीय समुदाय के उदाहरण हैं। तीसरा प्रकार है लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी है और उनका मानना है कि मानव समाज का लगभग 3/4 भाग इसी प्रकार के समुदायों में निवास करता है। ये समुदाय मानव के स्थायी निवास बनाकर रहने के प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताओं का उल्लेख भी किया है। पहली विशेषता बताई है रेडफील्ड ने, लघु समुदायों का आकार बहुत छोटा होता है। दूसरी विशेषता है लघु समुदाय विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली को व्यक्त करते हैं, जिसके आधार पर एक लघु समुदाय को दूसरे से अलग रूप में पहचान सकते हैं। तीसरा है लघु समुदायों के लोगों के जीवन और संस्कृति में समरूपता पाई जाती है और चौथी विशेषता है लघु समुदाय आत्मनिर्भर होते हैं और उनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। चौथा प्रकार है जनजातीय समुदाय, ट्राइबल कम्युनिटी। हम जनजातीय समुदाय
उसे कहते हैं जिनमें आदिवासी, आदिम जाति या जनजाति के लोग निवास करते हैं। एक जनजाति समुदाय में रहने वाले व्यक्ति सामान्यतः एक भाषा बोलते हैं। उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो अपने समूह को दूसरे समूह से अलग करती है। जनजाति समुदाय की अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वायत्तता भी होती है। यह एक प्रकार का बंद समाज होता है। इसमें सामाजिक समानता पाई जाती है और नातेदारी का महत्व बहुत अधिक होता है। इसमें धर्म और जादू को भी अधिक महत्व दिया जाता है और इसमें परिवार का अधिक महत्व पाया जाता है। जनजातीय समाज में गतिशीलता का भाव पाया जाता है और इसमें स्थिरता की प्रबलता होती है। जैसे कि दक्षिणी राजस्थान में अनेक गांव ऐसे हैं जहां कोई एक जनजाति या दो तीन जनजातियां ही एक समुदाय में रहती हैं और वे जनजातीय समुदाय के स्पष्ट लक्षणों को अभिव्यक्त करते हैं। पांचवा प्रकार है क्षेत्र या रीजन। विद्वानों ने क्षेत्र या प्रदेश की व्याख्या उसकी प्रकृति के आधार पर की है। एक क्षेत्र में लक्षणों की समरूपता होती है और वो अपने लक्षणों के द्वारा दूसरे क्षेत्रों से अलग रूप में पहचाना जाता है। क्षेत्र या प्रदेश में भौतिक लक्षणों की ही समरूपता नहीं बल्कि उसमें सांस्कृतिक लक्षण और आर्थिक व्यवसाय में भी समरूपता पाई जाती है। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि एक क्षेत्र में भौगोलिक तत्वों की समरूपता पाई जाती है। उसकी एक विशिष्ट स्थिति अर्थात लोकेशन होती है। उसके लक्षण एक जैसे होते हैं। उसमें समानता, विचार और समान अनुरूपता पाई जाती है और ये क्षेत्र परिवर्तनशील होते हैं। इनकी व्याख्या और वर्गीकरण सिद्धांतों के आधार पर ही किया जा सकता है। भाषाई क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के उदाहरण हैं। इन सभी समुदायों के अतिरिक्त मैकाइवर ने कुछ ऐसे समुदायों का भी उल्लेख किया है जिनमें समुदाय की आंशिक अर्थात कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं लेकिन कुछ विशेषताएं नहीं पाई जाती है। तो इन्होंने मैकाइवर और पेज ने सीमावर्ती समुदाय, बॉर्डर लाइन कम्युनिटी कहा है। अब ये सीमावर्ती समुदाय किन्हें कहा गया है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये समुदाय में आते हैं या नहीं आते और यदि नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गांव, जनजातीय समूह जो एक क्षेत्र विशेष में बसा हो, कस्बा, नगर, राष्ट्र, ये सभी समुदाय के उदाहरण हैं। इनमें समुदाय के प्रमुख आधार और सभी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ समूह और संगठन ऐसे हैं जिसके संबंध में ये भ्रम पाया जाता है कि वे समुदाय हैं या नहीं हैं। इसका कारण ये है कि उनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं तो पाई जाती है और कुछ विशेषताएं नहीं पाई जाती। ऐसे समूह जिनके समुदाय होने के संबंध में कुछ हमें भ्रम है लेकिन जिनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं मौजूद हैं, सीमावर्ती समुदाय के अंतर्गत आते हैं। मैकाइवर और पेज ने सीमावर्ती समुदायों का उल्लेख किया है और सीमावर्ती समुदाय ऐसे समुदायों को कहा है जिनमें कुछ विशेषताएं तो समुदाय की होती हैं, साथ ही उनमें संस्था, समूह और समिति की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। वे पूरी तरीके से समुदाय के लक्षणों को प्रकट नहीं करते हैं। उनमें समुदाय की सभी विशेषताएं नहीं होती हैं। उनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं जैसे कि सामान्य जीवन है और सभी लोगों के सदस्य होने की स्वतंत्रता का गुण नहीं पाया जाता, इसलिए वे समुदाय नहीं होकर सीमावर्ती समुदाय, बॉर्डर लाइन कम्युनिटी है। जाति, जेल, पड़ोस, परिवार, इन्हें मैकाइवर और पेज सीमावर्ती समुदाय मानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या जाति एक समुदाय है या नहीं। जाति में समुदाय की कुछ विशेषताएं पाई जाती है जैसे कि जाति भी व्यक्तियों का एक समूह ही है और साथ ही इसमें अपने सदस्यों के प्रति कुछ मात्रा में हम की भावना या सामुदायिक भावना भी पाई जाती है और प्रत्येक जाति का अपना एक विशिष्ट नाम भी होता है। जाति किसी विशिष्ट हित या उद्देश्यों को लेकर नहीं बल्कि अपने सदस्यों के सामान्य हितों को लेकर भी कार्य करती है। इसके अलावा प्रत्येक जाति के अपने कुछ सामान्य नियम भी होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। इन विशेषताओं के आधार पर कुछ लोग जाति को एक समुदाय मानते हैं लेकिन समुदाय के एक प्रमुख आधार निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का जाति में पूर्णतः अभाव पाया जाता है। समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है लेकिन जाति का क्षेत्र विशेष के साथ संबंध नहीं होता। एक ही जाति के लोग विभिन्न क्षेत्रों में फैले होते हैं। इसके अलावा एक जाति अनेक उपजातियों में बटी होती है और ऐसी स्थिति में सामुदायिक भावना जाति के लिए केंद्रित नहीं होकर उपजातियों में बढ़ जाती है। कुछ ऐसे ही कारण हैं जिनकी वजह से जाति को समुदाय नहीं माना जा सकता। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर भी जाति को एक समुदाय नहीं मानते हैं।
दूसरा है, क्या जेल मतलब बंदीगृह एक समुदाय है? जेल व्यक्तियों का एक समूह है और साथ ही इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है। जेल में निवास करने वाले लोगों में कुछ मात्रा में सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। इन आधारों पर मैकाइवर और पेज ने जेल को समुदाय माना है। मैकाइवर और पेज ने जेल को इस कारण भी समुदाय माना है कि इसका अपना एक कार्यक्षेत्र है, यद्यपि अन्य समुदाय की तुलना में यह सीमित है। मैकाइवर ने बताया है कि कार्यक्षेत्र का सीमित होना समुदाय विशेष की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन हम मैकाइवर और पेज के जेल को एक समुदाय मानने के मत से पूरी तरीके से सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जेल में जब समुदाय की अनेक विशेषताएं नहीं पाई जाती तो इसे समुदाय कैसे माना जा सकता है? इसे समुदाय नहीं माना जा सकता। इसके पीछे भी मैं आपको कुछ कारण बता देती हूँ। क्योंकि जेल के कैदियों में हम की भावना, जेल के प्रति लगाव या अपनत्व या त्याग की भावना नहीं पाई जाती है। जेल में सभी सामान्य जीवन में भागीदार नहीं होते हैं, सबका जीवन समान या फिर एक साथ नहीं होता, और अपराध की प्रकृति और अपराधी की परिस्थिति को ध्यान में रखकर उसे जेल में एक विशिष्ट श्रेणी में कैदी के रूप में रखा जाता है और प्रत्येक श्रेणी के कैदियों को अन्य श्रेणियों के कैदियों से भिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती है। ऐसी दशा में जेल के सामान्य जीवन का क्षेत्र होने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक कारण है, व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष जेल में अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ उसका कोई पारिवारिक जीवन ही नहीं हो सकता और वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ नहीं रह सकता। जीवन के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति यहाँ संभव नहीं है। जेल का स्वतः या अपने आप विकास नहीं होता है, बल्कि इसे जानबूझकर एक विशिष्ट उद्देश्य, अपराधियों को सजा देने या उन्हें सुधारने के लिए निर्मित किया या बनाया जाता है। जेल में समुदाय के समान स्थायित्व का भी अभाव पाया जाता है। सरकार इसे समाप्त भी कर सकती है और स्थान परिवर्तन भी कर सकती है। हम ये कह सकते हैं कि जेल एक समुदाय नहीं है, बल्कि समुदाय का एक अंग है, या जेल एक समिति है जिसे विशेष उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्या पड़ोस एक समुदाय है? आदिम समाजों में पड़ोस में समुदाय की विशेषता पाई जाती थी। कुछ गांवों में पड़ोस आज भी समुदाय के रूप में महत्वपूर्ण है, लेकिन अब ऐसे समुदायों की संख्या नहीं के बराबर है। पहले पड़ोस एक निश्चित क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने वाले परिवारों का एक समूह होता था जिसमें सामुदायिक भावना थी, लेकिन आज के आधुनिक जटिल नगरीकृत समाजों में पड़ोस को हम कुछ महत्वपूर्ण कारणों से समुदाय नहीं मान सकते, जिसमें सबसे पहला कारण है, पड़ोस सामान्यताओं का क्षेत्र नहीं है। यहाँ सभी व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। इसके अलावा जीवन स्तर संबंधी भी काफ़ी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है पड़ोस में, और यहाँ सभी लोगों का जीवन स्तर समान नहीं होता है। दूसरा कारण है, नगरीय क्षेत्रों में लोग अपने पड़ोसी को जानते तक नहीं हैं। एक ही मकान में रहने वाले लोग एक दूसरे से अपरिचित होते हैं। ऐसी दशा में उनमें हम की भावना या सामुदायिक भावना कैसे पनप सकती है, जो कि समुदाय के लिए आवश्यक है। तीसरा कारण है, आजकल तो पड़ोस का स्वतः विकास भी नहीं होता है। अब तो जानबूझकर नई नई कॉलोनियाँ बनने लगी हैं, जैसे कर्मचारी कॉलोनी, मजदूर बस्ती आदि, जिनमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपने पड़ोस को चुनता है। यहाँ नियमों की कोई सामान्य व्यवस्था नहीं पाई जाती है जो व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करे और उन्हें एकता के सूत्र में बांधे। इन सब कारणों की वजह से ही नगरीय समुदाय और कुछ अपवादों को छोड़कर ग्रामीण समुदायों में भी पड़ोस को समुदाय नहीं माना जा सकता। किसी राजनीतिक दल, आर्थिक संगठन, धार्मिक संघ, विद्यार्थी समूह, कर्मचारी संघ, क्लब, परिवार आदि को हम समुदाय नहीं मान सकते, क्योंकि इनमें समुदाय के आवश्यक आधार और विशेषताओं का अभाव पाया जाता है। इन उदाहरणों के अलावा किसी भी अन्य समूह के संबंध में विद्यार्थीगण समुदाय के आधार और विशेषताओं को ध्यान में रखकर ये निश्चित कर सकते हैं कि वो समुदाय है या नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि समुदाय और समाज में क्या अंतर है, क्योंकि हम समाज की अवधारणा को भी पढ़ चुके हैं और समुदाय की अवधारणा का भी हम अध्ययन कर चुके हैं। तो हम देखेंगे कि इन दोनों ही अवधारणाओं में क्या अंतर है। पहला है, समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, बल्कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। दूसरा अंतर ये होगा कि समुदाय व्यक्तियों का समूह होने के कारण मूर्त है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण अमूर्त है। तीसरा अंतर है कि समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र या भूभाग का होना आवश्यक है, लेकिन समाज के लिए निश्चित क्षेत्र या भूभाग का होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज विशेष के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हो सकते हैं।
एक अंतर यह है कि समुदाय के लिए सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक है और समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष बल दिया जाता है, लेकिन समाज के लिए सामुदायिक भावना का होना ज़रूरी नहीं है और समाज में सहयोगी और असहयोगी दोनों ही प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। एक अंतर है कि समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, बल्कि समाज का अपना कोई विशिष्ट नाम नहीं होता है। समुदाय समाज का एक भाग है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते हैं, बल्कि समाज तो व्यापक है और एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय है और इसमें अनेक समूह, समितियां, संघ होते हैं। समुदाय को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। समाज की प्रकृति समग्रता या संपूर्णता की होती है, जिसे विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से समुदाय और समाज दोनों में अंतर है।